नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। अपन बात करने वाले हैं आज फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल क्रॉप्स के बारे में। इससे पहले अपन बात करें पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने पल्सेस के बारे में पढ़ा था, दलहनी फसलों के बारे में पढ़ा था। कौन सी फसलों के बारे में पढ़ा था? पिछली क्लास के अंदर अपन ने दलहनी फसलों के बारे में पढ़ा था। दलहनी फसल, जो दलहनी फसलें हैं अपनी मुख्य रूप से उन दलहनी फसलों के फाउंडेशन एंड सर्टिफिकेशन सीड प्रोडक्शन की टेक्निक के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में, जो तेली फसलें होती है जिसको अपन तिलहन फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिलहन फसलें। आज अपन तिलहनी फसलों के फाउंडेशन सीड आधार बीज और सर्टिफाइड सीड प्रमाणीकृत बीज उत्पादन की टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं। अपना चरण है वही फोर्थ सेम टॉपिक वाले रहने वाले हैं, जो अपनी फोर्थ क्लास के अंदर टॉपिक थे वही रहने वाले हैं। अगर अपन बात कर दे तेल वाली फसलों की बात करें, मुख्यतः ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करें, तेल वाली फसलों की बात करें, इनके अपन को प्रोडक्शन देखना है। फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन की अपन को बात करनी है तेल वाली फसलों की। अगर अपन मुख्य तेल वाली फसलें बात करें तो इसमें पहला अपना आता है मस्टर्ड, सरसों, जो ब्रेसिकेसी कुल से संबंधित है। कौन सी कुल से? ब्रेसिकेसी। सरसों है वो कौन सी है? ब्रेसिकेसी कुल की है फसल। उसके अलावा मैं बात करूं ग्राउंड नट की, मूंगफली की, तो मूंगफली होती है वो फेबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल की होती है। कौन सी होती है? मूंगफली फेबेसी, फेबेसी या फिर अपन कह सकते हैं लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। उसके अलावा अपन बात करें सनफ्लावर की, सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी है वो कंपोजिटी कुल की फसल है। कौन सी फसल कुल की है? कंपोजिटी। सूरजमुखी का कुल कौन सा है? कंपोजिटी कुल है। उसके अलावा अपन सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन है ये फेबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। मूंगफली और सोयाबीन का कुल एक ही है, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। अगली है अलसी, अलसी का कुल है लिनिएसी। कौन सा है? अलसी का कुल है वो है लिनिएसी, लिनिएसी कुल की फसल है अलसी। अरंडी की मैं बात करूं तो अरंडी का कुल है यूफोरबिएसी। अरंडी का कुल कौन सा? यूफोरबिएसी, यूफोरबिएसी। उसके अलावा मैं बात करूं तिल की तो तिल का कुल होता है वो सीसम का कुल होता है वो है पेडिलिएसी। कौन सा है? पेडिलिएसी, पेडिलिएसी। तिल का कुल होता है वो पेडिलिएसी होता है। अरंडी का कुल होता है वो यूफोरबिएसी कुल की अरंडी की फसल है। अलसी है वो लिनिएसी कुल की है। सोयाबीन और मूंगफली है वो लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल की फसल है। सूरजमुखी की बात करें सनफ्लावर कंपोजिटी कुल की है। और अपन बात करें मस्टर्ड की तो ब्रेसिकेसी कुल की अपनी फसलें हैं। इनकी आज अपन फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके प्रोडक्शन की, तो अपन को वही देखना है कि इस लेक्चर 4 में है वो पूरी सामान्य विधि प्रदर्शित की गई है, लेकिन कुछ चरण जो भिन्न है वो इस चैप्टर में अपन को प्रदर्शित करते हैं। पहला है आइसोलेशन डिस्टेंस, पर परागण प्रतिशत पर निर्भर करती है, पर परागण प्रतिशत पर डिपेंड करती है। अगर बात करूं मैं सरसों की आइसोलेशन डिस्टेंस, तो सरसों के अंदर पर परागण पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सरसों के अंदर पर परागण पाया जाता है, सरसों के अंदर पर परागण पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। इसलिए इसकी अपन फाउंडेशन सीड की जो सीड रेट रखेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो 100 मीटर रखेंगे, और सर्टिफाइड सीड में रखेंगे वो रखेंगे 50 मीटर। ये हो गया अपना सरसों। उसके बाद में बात करूं मूंगफली, तो मूंगफली के अंदर आया जाता है 100 परागण होता है। क्या होता है? मूंगफली के अंदर 100 परागण होता है, इसलिए इसकी अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो रखेंगे 3 मीटर। आधार बीज और प्रमाणीकृत बीज में आइसोलेशन डिस्टेंस पृथक्करण दूरी रखेंगे वो सोयाबीन के अंदर अपन 3 मीटर रखेंगे। मूंगफली के अंदर, क्योंकि मूंगफली के अंदर है वो 100 परागण होता है, सोयाबीन के अंदर भी 100 परागण होता है। क्या होता है? सोयाबीन की बात करूं मैं, सोयाबीन और मूंगफली दोनों के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, 100 परागण होता है। और 100 परागण होने के कारण अपन इसकी सोयाबीन की बात करूं तो सोयाबीन की भी आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो 3 मीटर रखेंगे। उसके अलावा मैं बात करूं सूरजमुखी की बात करूं तो सूरजमुखी के अंदर पर परागण पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है, और इसलिए अपन इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो 400 मीटर और 200 मीटर रखेंगे। कितने रखेंगे? 400 मीटर और 200 मीटर। 400 मीटर रखेंगे वो फाउंडेशन सीड की रखेंगे, आधार बीज की, और प्रमाणीकृत बीज की सीड रेट रखेंगे वो रखेंगे अपन 200 मीटर। फिर मैं बात करूं अलसी की, तो अलसी के अंदर है वो पर परागण पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है, इसलिए 50 मीटर
और 25 मीटर अपन है वो आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे। अलसी की बात करूं तो अलसी के अंदर पर परागन क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। इसकी फाउंडेशन सीड की अपन सीड रेट रखे, आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे पृथक्करण दूरी 50 मीटर और सर्टिफाइड सीड यानी कि प्रमाणीकृत बीज की रखेंगे अपन 25 मीटर। फिर अपने अगला आता है अरंडी या कास्टर। अरंडी की बात करूं तो अरंडी के अंदर पर परागन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अरंडी के अंदर भी पर परागन पाया जाता है। अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो 300 मीटर और 150 मीटर रखेंगे। 300 मीटर और 150 मीटर है वो अपन अरंडी के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे। तिल की बात करूं तो तिल के अंदर भी पर परागन पाया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। तिल तथा सरसों के अंदर अपन 100 मीटर रखेंगे फाउंडेशन सीड और 50 मीटर रखेंगे सर्टिफाइड सीड। अपन ध्यान रखना है सरसों और तिल दोनों में पर परागन पाया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, इसलिए अपन फाउंडेशन सीड की रखेंगे 100 मीटर और सर्टिफाइड सीड की रखेंगे 50 मीटर। उसके अलावा मैं बात करूं मूंगफली और सोयाबीन, इनके अंदर स्व परागन पाया जाता है, जिसके अंदर अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो रखेंगे 3 मीटर। फिर सूरजमुखी के अंदर रखेंगे 400 मीटर और 200 मीटर और अरंडी के अंदर रखेंगे 300 मीटर तथा 150 मीटर है अपन फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड के बीच में आइसोलेशन डिस्टेंस रखने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं सोविंग की। सोविंग की मैं बात करूं तो सोविंग की जो अपन बात करें तो इसका सोविंग टाइम है वो रबी की फसलों का अक्टूबर नवंबर रखते हैं अपन सामान्यतः, और जो खरीफ की फसलें होती है इसमें अपन रखते हैं जून जुलाई के अंदर। जो रबी की फसल होती है जिसको अपन ऊन आलू फसल बोलते हैं, रबी की फसल को क्या बोलते हैं? रबी की फसल को अपन ऊन आलू फसल बोलते हैं। ऊन आलू फसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि रबी की फसल की कटाई होती है वो मार्च के अंदर होती है ऊन आलू को, इसलिए इसको ऊन आलू बोलते हैं। ये ध्यान रखना, रबी की फसल को ऊन आलू फसल बोलते हैं और खरीफ की फसल होती है, इस खरीफ की फसल को अपन सी आलू फसल बोलते हैं। तो ये मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो खरीफ की फसल होती है इसकी बुआई अपन जून जुलाई के अंदर करेंगे और जो रबी की फसल होगी उसकी बुआई अपन अक्टूबर नवंबर माह में करेंगे। अब बात करते हैं अपन सरसों की। तो सरसों एक रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं और इसकी सीड रेट रखते हैं वो रखते हैं 5 से 8 किलो, 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सरसों के अंदर अपन सरसों अक्टूबर नवंबर के अंदर अपन बुआई करते हैं और सरसों के अपन बीज रेट सीड रेट रखते हैं वो रखते हैं 5 से 8 किलोग्राम। फिर मैं बात करूं ग्राउंड नट की, मूंगफली की बात करूं तो मूंगफली होती है वो रबी खरीफ की फसल होती है। कौन सी फसल होती है? मूंगफली खरीफ की फसल होती है। मूंगफली के अंदर बुआई करेंगे अपन जून जुलाई के अंदर। कब करेंगे? मूंगफली के अंदर बुआई करेंगे जून जुलाई के अंदर। और मूंगफली के अंदर सीड रेट रखेंगे वो रखेंगे अपन 80 to 100 किलोग्राम, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मूंगफली की सीड रेट रखेंगे 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सूरजमुखी ठंडे के अतिरिक्त कोई भी मौसम है वो चलेगा। क्या सूरजमुखी के अंदर है ठंडे सर्दियों के अंदर सूरजमुखी नहीं होगी, उसके अलावा कब भी अपन लगा सकते हैं और इसकी सीड रेट रखते हैं वो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर मैं बात करूं सोयाबीन की, तो सोयाबीन की अपन बुआई करते हैं वो मई जून में करते हैं। कब करते हैं? सोयाबीन की बुआई करते हैं मई जून में, मई जून। सोयाबीन की बुआई अपन मई जून माह में करते हैं और सीड रेट रखते हैं वो 65 to 75 किलोग्राम रखते हैं। सोयाबीन की सीड रेट कितनी रखते हैं? 65 to 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखते हैं। बुआई करते हैं अपन मई जून में करते हैं। अलसी की बात करूं तो अलसी की अपन बुआई करते हैं अक्टूबर नवंबर में। अलसी की बुआई कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में करते हैं। रबी की फसल है और इसकी सीड रेट रखते हैं वो 30 to 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। फिर मैं बात करूं कास्टर की, अरंडी की, तो अरंडी की बुआई करते हैं अपन जून जुलाई के अंदर। सीड रेट रखते हैं वो 12 से 15 किलोग्राम रखते हैं प्रति हेक्टेयर। जून जुलाई के अंदर बुआई करते हैं 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपन सीड रेट रखते हैं। फिर मैं बात करूं शीशम की, तो जून जुलाई के अंदर बुआई करते हैं। खरीफ की ऋतु का पौधा है, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। शीशम के अपन बीज सीड रेट रखते हैं वो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी तथा तिल। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी तथा तिल है, ये अपने क्या है खरीफ ऋतु की फसलें हैं। अब अपन बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर में अपन बात करें तो विभिन्न तेली फसलों को विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय देते हैं तथा शेष आधी मात्रा होती है नाइट्रोजन की वो पुष्पन के समय दी जाती है। अपन सरसों के अंदर नाइट्रोजन की बात करें तो
एनपीके अपन देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, वो सरसों के अंदर 75 किलोग्राम देते हैं। कितनी देते हैं? सरसों के अंदर नाइट्रोजन 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर देते हैं। फास्फोरस देते हैं वो 40 किलोग्राम देते हैं, और पोटास भी देते हैं वो 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर देते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सरसों के अंदर नाइट्रोजन देंगे 75 किलोग्राम, फास्फोरस देंगे 40 किलोग्राम, पोटास अपन देंगे 40 किलोग्राम। फिर मैं बात करूं मूंगफली की, तो मूंगफली के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अपन को आवश्यकता कम रहती है, क्योंकि यह लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो इनकी जड़ ग्रंथियां होती है, जिसके अंदर लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। फास्फोरस देंगे 60 किलोग्राम और पोटेशियम देंगे 40 किलोग्राम। फिर मैं बात करूं सूरजमुखी की, सनफ्लावर की बात करूं तो सनफ्लावर के अंदर नाइट्रोजन देंगे 75 किलोग्राम। सनफ्लावर में नाइट्रोजन कितनी देंगे? 75 किलोग्राम देंगे। फास्फोरस देंगे वो 60 किलोग्राम देंगे, और पोटेशियम देंगे अपन सनफ्लावर के अंदर, सूरजमुखी के अंदर वो देंगे 50 किलोग्राम। फिर मैं बात करूं आज सोयाबीन की, सोयाबीन के अंदर अपन नाइट्रोजन देते हैं वो 25 किलोग्राम देते हैं, फास्फोरस देते हैं वो 100 किलोग्राम देते हैं, और पोटेशियम देंगे वो 50 किलोग्राम देंगे। सरसों सोयाबीन की मैं बात करूं तो सोयाबीन के अंदर अपन नाइट्रोजन 25 किलोग्राम देंगे, फास्फोरस 100 किलोग्राम और पोटेशियम 50 किलोग्राम देंगे। फिर मैं बात करूं अलसी की, तो अलसी के अंदर नाइट्रोजन 50 से 60 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम देंगे। अरंडी की बात करूं तो अरंडी के अंदर नाइट्रोजन 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देते हैं, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटेशियम 30 किलोग्राम देंगे। तिल की बात करूं तो तिल के अंदर नाइट्रोजन 30 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम और पोटेशियम 30 किलोग्राम अपन देंगे। तो ये तो हो गए अपने उर्वरक की बात हो गई कि किस फसल के अंदर नाइट्रोजन कितनी चाहिए, फास्फोरस कितनी चाहिए और पोटेशियम कितना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इरिगेशन की, सिंचाई की। विभिन्न तेल बीज फसलों में सिंचाई की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। सरसों के अंदर सिंचाई की दो आवश्यकता रहती है। कितनी? सरसों के अंदर सिंचाई की दो आवश्यकता रहती है। मूंगफली के अंदर 2 से 3 आवश्यकता रहती है। सूरजमुखी की बात करूं तो 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता रहती है। सोयाबीन के अंदर 1 से 2 सिंचाई। सोयाबीन, अलसी, अरंडी, सोयाबीन, अलसी और अरंडी के अंदर सिंचाई की आवश्यकता कितनी रहेगी? 1 से 2 सिंचाई। फिर मैं अगर तिल की बात करूं तो आवश्यकता हो तब अपन को दे देते हैं, लेकिन तिल के अंदर सिंचाई की वैसे ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ये खरीफ की ऋतु का पौधा है और इसके अंदर मतलब जल की आवश्यकता होती है वो कम रहती है। अब अपन बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल की मैं बात करूं तो अपन सरसों के अंदर निराई गुड़ाई या होइंग वेडिंग से अपन वीडिंग से निराई खरपतवार नियंत्रण करते हैं। मूंगफली के अंदर अपन निराई गुड़ाई से करेंगे, या फिर अपन को लस हो है वो 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करेंगे। सूरजमुखी के अंदर निराई गुड़ाई करेंगे, सोयाबीन में भी निराई गुड़ाई करेंगे, या फिर लसों का प्रयोग करेंगे अपन 5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अलसी की बात करूं तो निराई गुड़ाई का प्रयोग करेंगे। अरंडी के अंदर भी निराई गुड़ाई या फिर 2,4-D का प्रयोग करेंगे। 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग है अपन 3 से 4 किलोग्राम करते हैं अरंडी के अंदर। तिल के अंदर भी निराई गुड़ाई के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। अब अपन बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की और कीट नियंत्रण की। प्लांट प्रोटेक्शन की मैं बात करूं तो सरसों के अंदर जो रोग लगता है वो लगता है ब्लाइट। सरसों के अंदर मुख्य रूप से रोग कौन सा होता है? ब्लाइट होता है। और ब्लाइट का जो अपन नियंत्रण करेंगे वो डाइथेन M45 से करेंगे। किसे करेंगे? डाइथेन M45 के द्वारा है। सरसों के अंदर लगने वाला ब्लाइट रोग है जिसका नियंत्रण करते हैं। मूंगफली की बात करूं तो इसका मुख्य रोग होता है वो होता है टिक्का। मूंगफली के अंदर कौन सा रोग होता है? टिक्का रोग होता है, जो अरेक्निडा पर्सोनेटम और अरेक्निडा सर्कोस्पोरा से होता है। इसके नियंत्रण के लिए अपन थायरम और डाइथेन M45 का प्रयोग करेंगे, और साथ में अपन थायरम का प्रयोग करेंगे। मूंगफली के टिक्का रोग नियंत्रण के लिए थायरम और डाइथेन M45 का अपन प्रयोग करेंगे। फिर मैं अगर जड़ गलन की बात करूं, रूट रॉट की बात करूं, तो इसके अंदर अपन एग्रोसोन GN और केरोसिन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एग्रोसोन GN का अपन प्रयोग करेंगे। उसके अलावा मैं बात करूं रोस्ट की बात करूं, जिसके अंदर क्लम्प डिजीज, वायरल डिजीज आती है, और इसका वाहक होता है वो एफिड्स होता है। तो इसके एफिड्स नियंत्रण के लिए अपन मेलाथियोन का प्रयोग करेंगे और मेटाट्राक्सी का प्रयोग करेंगे। फिर मैं बात करूं सूरजमुखी। सूरजमुखी के अंदर रोग होता है ब्लाइट रोग के नियंत्रण के लिए जिनेब और मिनेब का प्रयोग करेंगे।
विल्ट के नियंत्रण के लिए अपन इरेडिकेशन का प्रयोग करेंगे। इरेडिकेशन का मतलब होता है उन्मूलन। उन्मूलन के द्वारा है अपन सूरजमुखी के विल्ट का है नियंत्रण करेंगे। सोयाबीन के अंदर रोग होता है मोजेक रोग। मोजेक रोग के नियंत्रण के लिए अपन मेटाटॉक्सी और मेलाथियोन का प्रयोग करेंगे उसके वाहक नियंत्रण के लिए। फिर रेस्ट की बात करूं तो रेस्ट में अपन डाइथेन Z78 का प्रयोग करेंगे। डाइथेन Z78 का प्रयोग है अपन सोयाबीन के रस्ट नियंत्रण के लिए करते हैं। फिर अपना आता है अलसी। अलसी में आता है ब्राउन रस्ट। ब्राउन रस्ट जिनेव के द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि पाउडरी मिल्ड्यू होता है अलसी के अंदर, वो होता है सल्फर डस्ट और थायोवाइट के अंदर। थायोवाइट के द्वारा है अलसी का पाउडरी मिल्ड्यू, सल्फर डस्ट और थायोवाइट के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। फिर मैं अरंडी की बात करूं तो अरंडी में मुख्य रूप से लीफ स्पॉट, पत्ती धब्बा और ब्लाइट रोग होता है, जिसका अपन नियंत्रण करते हैं बोल्डो मिक्सर से करते हैं। किससे करते हैं? बोल्डो मिक्सर के द्वारा अपन नियंत्रित करते हैं। तिल की बात करूं तो तिल के अंदर अपन रोस्टले और फाइलोडी रोग होता है। फाइलोडी रोग के नियंत्रण के लिए अपन शीघ्र बुआई करते हैं, अर्ली सोविंग करते हैं। और लीफ स्पॉट रोग के नियंत्रण के लिए अपन इरेडिकेशन करेंगे, उन्मूलन करेंगे, रोगजनक पौधों को हटा देंगे। उसके अलावा अपन हॉट वाटर ट्रीटमेंट HWT का प्रयोग करेंगे। तिलों को उगाने से पहले अपन गर्म जल से वो उपचारित करेंगे। अब अपन बात करते हैं इंसेक्ट कंट्रोल की, कि कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं। कीट नियंत्रण की बात करूं तो सरसों का मुख्य कीट है वो है साफलाई, जिसको अपन आरा मक्खी कहते हैं। आरा मक्खी के नियंत्रण के लिए अपन प्रयोग करेंगे एंडोसल्फान का। किसका? एंडोसल्फान। उसके अलावा मैं बात करूं एफिड्स का, सरसों के एफिड्स का अपन नियंत्रण करेंगे, मेटाटॉक्सिस से अपन नियंत्रण करेंगे। और जो हेयर कैटरपिलर होता है इसका अपन प्रयोग करेंगे मोनोक्रोटोफॉस से नियंत्रित करेंगे। सरसों के हेयर कैटरपिलर का नियंत्रण किसे करेंगे? मोनोक्रोटोफॉस से नियंत्रण करेंगे। जो मूंगफली का हेयर कैटरपिलर होता है इसका अपन नियंत्रण थायोडीन से करेंगे। और जो मूंगफली का ग्रब्स होता है उसका नियंत्रण अपन हेप्टाक्लोर से करते हैं। फिर सोयाबीन का जो कट वर्म होता है, सोयाबीन के कट वर्म का नियंत्रण भी अपन है जो हेप्टाक्लोर से करते हैं। और जो जेसिड होता है, जेसिड का नियंत्रण अपन मेटाटॉक्सिस से करते हैं। सोयाबीन की बात करूं तो सोयाबीन के अंदर मुख्य रूप से सॉइल इंसेक्ट रखते हैं, मर्दी जो कीट होते हैं मर्दा जनित, उसके नियंत्रण के लिए अपन थाईमेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? थाईमेट। और जो है सोयाबीन का हेयर कैटरपिलर है उसके नियंत्रण के लिए अपन थायोडियन का प्रयोग करेंगे। अलसी की बात करूं तो अलसी में मुख्य कोई कीट लगता नहीं है। अरंडी की बात करूं तो अरंडी के अंदर जो हेयर कैटरपिलर लगता है उसके लिए अपन BSC का प्रयोग करेंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चूने का प्रयोग करेंगे या फिर अपन है पायरेथर्म का प्रयोग करेंगे। जो पोट बोरर होता है, फल भेदक होता है, उसके नियंत्रण के लिए अपन अरंडी में थायोडीन का प्रयोग करते हैं। फिर मैं सेमी लूपर की बात करूं तो सेमी लूपर के नियंत्रण के लिए थायोडेन और डिमेक्रोन का प्रयोग करते हैं। किसका? थायोडेन और डिमेक्रोन। फिर मैं तिल की बात करूं तो तिल के अंदर जो लीफ रोलर कीट लगता है उसके नियंत्रण के लिए अपन डाइमेक्रोन और पैराथियोन का प्रयोग करेंगे, जबकि कैटरपिलर और गेली फ्लाई के लिए अपन बेंजीन हेक्साक्लोराइड डस्ट का प्रयोग करेंगे। तो आज की फसल क्लास के अंदर अपन ने मुख्य रूप से जो तेली फसलें हैं उनके अपन ने फाउंडेशन और सीड सर्टिफिकेशन की जो अलग से इम्पोर्टेंट विशिष्ट टेक्निक है उनके बारे में बात की। कल अपन ने वो वेजिटेबल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता दें, और अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर हमें ये क्लास है अच्छी तरह से समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।